Hi friends, my name is MD Sakib Iqbal and welcome back to my channel MD Sakib Classes। आज हम लोग क्लास 11th का एक और पोएम पढ़ेंगे, द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, वृद्ध पेंशन भोगी का विलाप। इसको समझिए। विलाप मतलब पीड़ाएं, दुख, दर्द, तकलीफ। ओल्ड पेंशनर कहने का अर्थ है कि वैसे व्यक्ति जो अपनी उम्र से रिटायर कर गए हो, है ना, यानी कि उनकी उम्र क्या हो गई हो, निकल गई हो। तो वो व्यक्ति जो बूढ़े हो गए हैं, जिन्हें पेंशन के रूप में सरकार पैसे भी देती है। आप लोग वो समझते ही हैं, जानते ही हैं कि पेंशन भोगियों को सरकार जो है वो पेंशन देती है जो रिटायर हो जाते हैं एक एज के बाद, 60 साल के बाद। तो कह रहे वैसे व्यक्तियों का विलाप, जिनके राइटर कौन है, डब्ल्यू बी ईट्स हैं राइटर। चलिए हम लोग हर बार की तरह इस बार भी पहले हम लोग डब्ल्यू बी ईट्स के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे पोएम पर। डब्ल्यू बी ईट्स यानी कि विलियम बटलर ईट्स was born in 1865 and died in 1939। यानी विलियम बटलर ईट्स का जो जन्म है वो 1865 में ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1939 ईस्वी में हुई। आयरिश पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, आयरिश के कवि थे। आयरिश यानी कि आयरलैंड कह सकते हैं इसको। आयरलैंड के ये कवि थे और वहाँ के नाटककार भी थे। समझ रहे हैं ना। आयरिश के ये कवि भी थे और नाटककार भी थे। वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923। और इनको साहित्यकार के लिए, यानी इनको साहित्य के लिए प्राइज मिला, इनाम मिला 1923 ईस्वी में। क्या मिला? नोबेल प्राइज, यानी इनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज का साहित्य में 1923 ईस्वी में। ये सेटिंग सही करना होगा। चलिए, he worked incessantly for Irish independence and for an Irish literature separate from the British literature। incessantly का मतलब होता है लगातार, है ना। तो ही वर्कड इसेंशली यानी कि वो लगातार काम करते रहे फॉर आयरिश इंडिपेंडेंस, यानी कि आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए वो लगातार काम करते रहे। एंड और फॉर एन आयरिश लिटरेचर सेपरेट फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर, और जो आयरिश की जो साहित्य थी वो ब्रिटिश के साहित्य से क्या थी, अलग थी। और इन्होंने अलग तरीके से लिखने का प्रयास भी किया लगातार। अगले लाइन देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि ही वाज इंस्ट्रूमेंटल, ये सहायक थे। वह क्या थे? इंस्ट्रूमेंटल का मतलब सहायक। वह सहायक थे बिहाइंड द आयरिश थिएट्रिकल, है ना। आयरिश थिएट्रिकल मतलब जहाँ पर नाटक होता है, जहाँ पर कुछ कलाकारियाँ होती है, उन सब को पीछे से ये उनके क्या थे? सहायक थे। कल्चरली रूप से यानी सांस्कृतिक रूप से, एंड लिटरेरी और साहित्यिक रूप से। रिवाइवल विथ हिज प्ले, अपने नाटक के द्वारा इन्होंने थिएट्रिकल को, कल्चरल को और लिटरेरी को पुनर्जीवित करने का काम किया, है ना। द कॉन्टेस कैथलीन, वो जो आप कॉन्टेस कैथलीन देख रहे हैं 1892 में, एंड द कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज, कहानियों का जो संग्रह है, द सेल्टिक ट्विलाइट 1893 में, इन्होंने ये दोनों नाटक के साथ उसको क्या किया? पुनर्जीवित करने का काम किया। ही एडमायर्ड का मतलब प्रशंसा, एंड कलेक्टेड ओल्ड आयरिश फोल्क टेल्स, यानी कि जो पुरानी आयरिश की लोक कथाएं थी और लेजेंड्स का मतलब किंवदंती, उन किंवदंतियों के ये क्या थे? प्रशंसक थे और उनको जमा भी करते थे, उनका संग्रह करते थे। इंस्पायर्ड बाय द हीरोज, द रोमांस एंड द मैजिक ऑफ दीज लेजेंड, और कह रहे हैं कि इन किंवदंतियों के जो नायक थे, हीरोज थे,
उनको उनके रोमांस और जादू से प्रेरित होकर, उनके रोमांस से और मैजिक ऑफ दिस लेजेंड, इन लेजेंडों के जादू से प्रेरित होकर ही ऑफ्टेन स्केटर्ड पार्ट्स ऑफ मेनी लेजेंड इनटू द सिंगल पोएम। क्या कह रहे हैं कि उनसे प्रेरित होकर के ना इन अक्सर कई किंवदंतियों के टुकड़ों को, ये जो आप स्केटर्ड देख रहे हैं ना, इसका मतलब तितर बितर होना, तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ मेनी यानी कि कई किंवदंतियों के टुकड़ों को, या जो तितर बितर हो गए थे, अलग अलग हो गए थे, उनको इन्होंने जोड़ने का काम किया और एक सिंगल पोएम में, एक कविता में पिरोने का काम किया। कहने का अर्थ है कि ये जो W.B. येट्स थे ना, वो इंस्पायर्ड थे उन हीरोज से और उनके रोमांस से, उनके जादू से, और उसके बाद वो इंस्पायर्ड होने के बाद इन्होंने क्या किया कि उनके जो टुकड़े टुकड़ों में काम थे, उन कामों को एक सिंगल पोएम में पिरोने का काम किया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि द इलेबोरेट style of his earlier work was influenced by the pre-Raphaelites. The pre-Raphaelites, यहाँ पर जो प्री-रैफेलिट्स देख रहे हैं ना, ये 1848 में बना एक ग्रुप था, जिसमें शुरुआत में 3 लोग ही थे, है ना। तो ये एक ग्रुप था प्री-रैफेलिट्स, है ना। तो कह रहा है द इलेबोरेट स्टाइल ऑफ हिज अर्लियर वर्क, यानी कि अपने शुरुआती कामों में, अपने शुरुआत में जब इन्होंने काम करना शुरू किया था, लिखना शुरू किया था, तो वो इन्हीं के द्वारा, इन प्री रैफेलिट्स के द्वारा प्रभावित थे, उनके कामों से ये प्रभावित थे, और उनसे ही प्रभावित होकर के, इन्फ्लुएंस्ड होकर के इन्होंने काम को करना शुरू किया। आगे कह रहे हैं कि while his later work used a स्पार्सर का जो मतलब होता है ना, वो सरल होता है, आसान होता है, विरल होता है। तो कह रहा while his later work used a स्पार्सर, जबकि बाद में उन्होंने इस काम को, यानी अपने कामों को और भी सरल बना दिया, विरल बना दिया, आसान बना दिया, स्पार्सल बना दिया, मोर लिरिकल और ज़्यादा गीतमय बना दिया, स्टाइल और अच्छे स्टाइल से लिखने लगे, एंड और वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिंबॉलिज्म, और उसमें सिंबॉलिज्म के द्वारा, यानी कि सिंबॉलिज्म कहते हैं प्रतीकात्मक या प्रतीकवाद भी कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि उनका भी उपयोग ये करने लगे, उसका भी प्रभाव इसमें डालने लगे, यानी कि जब उन्होंने बाद में काम करना शुरू किया तो उस गीतों को अधिक सरल बनाया, अधिक गीतमय शैली में लिखा और प्रतीकवाद भी लिखा, यानी कि उसमें प्रतीकात्मक यानी सिंबल, यानी कोई निशान भी देना शुरू कर दिया। ये क्या है, बड़ा लफड़ा है। माइटिसिज्म कहते हैं रहस्यवाद को, यानी कि माइटिसिज्म कहते हैं सूफीवाद को। सूफीवाद समझते हैं ना, कि यानी कि विश्वास करना धर्म में, भगवान में, ईश्वर में, है ना, अल्लाह में, गॉड में, है ना, तो उसको कहते हैं सूफीवाद, है ना। एंड द ऑकल्ट, और क्या कह रहा है, एंड द ऑकल्ट, यानी कि वो जो तंत्र मंत्र है, रहस्य शक्ति है ना, अद्भुत है ना, उन चीज़ों को भी ये अपने गीत में, ये अपने पोएम में लिखना शुरू कर दिए। हिज बेस्ट नॉन कलेक्शन, इनके बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, फ्रॉम दिस पीरियड आर द टावर, जिस उस समय के कुछ काम है जिसमें है द टावर एंड द वाइंडिंग स्टेयर 1929 में, द टावर 1928 में। दिस पोएम द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, ये जो आप कविता देख रहे हैं ना, द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, जो लिखा गया है 1939 में, ये विच इज ए रिवाइड वर्जन ऑफ इट्स अर्लियर पोएम द ओल्ड पेंशनर, यानी इनकी एक और कविता है 1890 में लिखी हुई, उस कविता का नाम है ओल्ड पेंशनर, उसका ये दोबारा वर्जन है, रिवाइड वर्जन, यानी कि दोबारा से इसको बढ़िया से तैयार करके लिखा गया है 1939 में द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर के रूप में।
आगे कह रहे हैं कि प्रेजेंट द पोएट्स रेमिनिसेंस ऑफ हिज यंग लाइफ। आगे देखिएगा, कह रहे हैं कि प्रेजेंट द पोएट्स, ये जो कवि है, प्रेजेंट उपस्थित जो कवि है, रेमिनिसेंस यानी कि याद करते, रेमिनिसेंस का मतलब याद करना, याद करते हैं ऑफ हिज यंग लाइफ, अपनी युवा जिंदगी को, विच become more agonism when he looks at his present state and contrast his time of youth with his state the old age। कह रहे हैं कि कवि जो है ना अपनी युवा जिंदगी को याद करते हैं और उसके बाद जब अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हैं ना तो उनको तकलीफ होती है। एगोनाइजिंग यानी कि एगोनिजिंग यानी कि उनको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है ना। और अपनी जो प्रेजेंट स्टेट, अपनी जो प्रेजेंट स्टेट का कहने का अर्थ है कि अपनी जो अभी की स्थिति को वो देखते हैं तो उसको बहुत ही तकलीफ होती है। कॉन्ट्रास्ट हिज टाइम ऑफ यूथ विद द स्टेट इन द ओल्ड एज। और जब अभी के समय को और अपने जवानी के समय को जब वो तुलना करने लगते हैं तो वृद्ध इंसान को, वो वृद्ध व्यक्ति को बहुत ही पीड़ा होती है। चलिए हम लोग पोएम देखते हैं, पोएम समझते हैं। पोएम पढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको वीडियो समझ में आता है कि नहीं आता ये लिख कर बताएं और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चलिए हम लोग पोएम को समझने की कोशिश करते हैं और आगे पढ़ते हैं। द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर यानी कि वृद्ध पेंशन भोगी का विलाप। कह रहे हैं कि एल्दो आई शेल्टर फ्रॉम द रेन अंडर ए ब्रोकन ट्री। शेल्टर का मतलब ही होता है छाया, शरण, है ना। तो सॉरी, कह रहे यद्यपि मैं बारिश से बचने के लिए एक टूटे पेड़ के नीचे शरण लिया हूं। यानी कि एक टूटे पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए मैं क्या लिया हूं, शरण लिया हूं। माई चेयर वॉज नियरेस्ट टू द फायर इन एवरी कंपनी दैट टॉक्ड ऑफ लव और पॉलिटिक्स इरे टाइम ट्रांसफिगर्ड मी। इस पूरे पैराग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा, बारी बारी से पहले हम इसको तोड़ देते हैं उसके बाद हम समझते हैं ना। कह रहा है कि माई चेयर वॉज नियरेस्ट टू द फायर, मेरी जो कुर्सी है ना वो आग के सबसे नजदीक रहती थी। इन एवरी कंपनी, एवरी कंपनी का मतलब जो वहां पर समूह होता था उस समूह में सबसे नजदीक मेरी आग में, सबसे नजदीक उस आग के मेरी ही चेयर रहती थी। डेट टॉक्ड ऑफ लव और पॉलिटिक्स, और हम लोग प्यार की और राजनीति की बातें करते थे। इरे टाइम ट्रांसफिगर्ड मी, समय ने मुझे बदल दिया, समय ने मुझे रूपांतरित कर दिया। चलिए अब इसका हम पूरा अर्थ समझते हैं। वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कह रहा है कि अभी हम इस पेड़ के नीचे जो बैठे हुए हैं वो या तो बारिश से बचने के लिए बैठे हैं या इस सूखे पेड़ के पास यूं ही बैठे हैं, यानी कि बारिश से बचने के लिए ही इस टूटे हुए पेड़ के नीचे बैठे हैं। फिर वो उस समय को याद करते हैं जब वो जवान थे, जब वो जवान थे, अपने यंग लाइफ में थे। तो वो कह रहे हैं कि मेरी जो चेयर होती थी, अब याद कीजिए ठंडे के मौसम है और ठंडा के समय में हम लोग दोस्त लोग क्या करते हैं ना कि आग जला लेते हैं और आग जलाने के बाद वहां पर चारों तरफ बैठ जाते हैं दोस्त लोग, फ्रेंड लोग। और आग की जो तपिश होती है यानी आग की जो गर्मी होती है तो कभी कभी क्या होता है ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम लोग पीछे हटते हैं, फिर ठंडा लगता है तो फिर हम आग के करीब आते हैं। तो वही पेंशनर, वही बूढ़े व्यक्ति कह रहा है कि मेरी जो चेयर होती थी ना उस समय इन एवरी कंपनी का मत कहने का मतलब है दोस्तों का ग्रुप, समूह, है ना। तो उस समूह में मेरी जो चेयर होती थी वो आग के सबसे करीब होती थी। दैट टॉक्ड ऑफ लव और पॉलिटिक्स, ये एक नॉर्मल सी बात है, जब हम सारे फ्रेंड लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ बातें होती रहती है और उसमें ज़्यादातर प्यार और पॉलिटिक्स की ही बातें होती है, राजनीति की बातें होती हैं। तो कह रहे कि हम लोग वहाँ पर प्यार की और राजनीति की बातें करते थे। और देखो आज समय कितना बदल गया है, समय ने मुझे बदल दिया है कि आज मैं अकेले बैठा हूँ, ना आग है, ना हमारे दोस्त हैं, ना हमारे दोस्त वैसे हैं जो हमसे प्यार की और राजनीति की बातें करे।
तो समय ने हमें बदल दिया है। समझ गए ये फर्स्ट पैराग्राफ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि दो लेट्स आर मेकिंग पाइक्स अगेन, यानी कि लेट्स कहते हैं लड़के को। कह रहे हैं कि जो लड़के हैं ना, पाइक्स कहते भाला को, दोबारा से भाला बना रहे हैं। फॉर सम कंस्पिरेसी, कंस्पिरेसी का मतलब होता है योजना बनाना, है ना। तो लड़के जो है किसी साजिश के लिए या किसी योजना के लिए क्या कर रहे हैं, भाला बना रहे। पाइक्स का मतलब भाला, है ना, नुकीले चीजें कहती हैं। एंड और क्रेजी, पागल हैं, रास्कल्स, बदमाश हैं, रेज देयर फिल एट ह्यूमन ट्रेनी, ट्रेनी का मतलब अत्याचार। कह रहे हैं कि आखिर वो भाला जो बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि पागल, बदमाश और मानव पर जो अत्याचार कर रहे हैं उन पर वो क्या कर सके, गुस्सा को निकाल सके। माई कंटेम्पलेशन आर ऑफ टाइम, कह रहे मेरा चिंतन उस समय के बारे में है, दैट्स हैड ट्रांसफिगर्ड मी, जिसने मुझे रूपांतरित कर दिया। अब इसको हम फिर से समझते हैं। कह रहे हैं कि कुछ लड़के हैं जो वहां पर भाले बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, भाले बना रहे हैं। वो पागल हैं, वो बदमाश हैं, वो जो इंसानों पर जुल्म हो रहे हैं ना उससे लड़ने के लिए योजना बना रहे हैं। और वो कह रहा है कि मेरा चिंतन है, मैं चिंता में हूं उस लड़के के बारे में जो ये कर रहे हैं। ना मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं उसके साथ उसका मदद कर सकूं, कि मानव के लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में हम खड़े हो सके उन लड़कों के साथ, है ना। या मेरे पास उतनी ताकत नहीं है, हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारी उम्र नहीं रही कि हम उनको विरोध करें, यानी उस लड़के को मना करें कि नहीं ये भाला मत बनाओ, गलत है, ये जो क्या उसको कहते हैं, तीर हो गया, कमान हो गया, तलवार हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें, या भाले हो गए, ये सब चीज़ें हथियार आप मत बनाओ, है ना। तो हम ना तो उसका सहयोग कर सकते हैं और ना ही हम उसका विरोध कर सकते हैं। ये इस पैराग्राफ में समझाने की कोशिश की गई है कि समय ने मुझे इतना बदल दिया, है ना, कि लड़के जो है वो भाला बना रहे हैं। दो लेट्स आर मेकिंग पाइक्स अगेन, लड़के दोबारा से भाला बना रहे हैं। फॉर सम कंस्पिरेसी, कुछ साजिश कर रहे हैं, कुछ साजिश के लिए, कुछ योजना बनाने के लिए। वो पागल हैं, बदमाश हैं, वो मानव पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर गुस्सा निकाल रहे हैं। माई कंटेम्पलेशंस आर ऑफ टाइम, मेरा चिंतन उस समय के बारे में है कि समय ने मुझे अब क्या कर दिया, बदल दिया। चलिए लास्ट पैराग्राफ है और इसको समझते हैं हम लोग। देयर इज नॉट ए वोमन टर्न्स हर फेस अपॉन ए ब्रोकन ट्री। देखो यहाँ पर ब्रोकन ट्री खुद को कह रहे हैं। मान लीजिए कि कोई पेड़ है, उस पेड़ में पत्ते ही नहीं है, तो हम जाके वहाँ पर बैठते हैं, हरियाली होता नहीं है, पंछी आते नहीं है ना, वहाँ पर नहीं बैठते। या वो पेड़ है जहाँ पर फल नहीं, जिस पे फल नहीं देता, तो लोग वहाँ पर जाते भी नहीं है। तो कह रहे देयर इज नॉट ए वोमन टर्न्स हर फेस, कह रहे हैं कि कोई भी स्त्री मेरे तरफ अपना चेहरा नहीं फेरती। क्यों नहीं फेरती? क्योंकि अब हम बूढ़े हो चुके हैं, है ना। तो स्त्री हमें देखकर क्या करेगी, मेरा उम्र निकल गया है। तो कह रहे कि कोई भी स्त्री अब मेरे तरफ अपना चेहरा नहीं फेरती। अपोन ए ब्रोकन ट्री, ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, खुद को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो पेड़ देख रहे हो ये सूखा पेड़ है, अब इस पर कोई भी स्त्री ध्यान नहीं देती, कोई भी लोग मुड़कर नहीं देखते। एंड और येट द ब्यूटीज दैट आई लव्ड, फिर भी जिन सुंदरियों से मैंने प्रेम किया। आगे कह रहे हैं येट, तब भी द ब्यूटीज, वो जो खूबसूरती थी, वो जो सुंदरता थी, डेट आई लव्ड, जिससे मैं प्यार करता था, आर इन माई मेमोरी, मुझे याद है, मेरे जेहन में बसी हुई है। आई स्पिट इन टू द फेस ऑफ टाइम, मैं उस समय के चेहरे पर थूकता हूँ, डेट हैज ट्रांसफिगर्ड मी, जिसने मुझे रूपांतरित कर दिया। अब इस पैराग्राफ को समझते हैं। राइटर जो है, वो जो ओल्ड पेंशनर जो है, वो कह रहे कि अभी हमारा चेहरा ऐसा हो गया ना कि कोई भी लड़कियां, कोई भी औरतें अब मेरी तरफ नहीं देखती, मैं एक सूखे पेड़ की तरह हो गया हूँ। लेकिन मुझे वो समय भी याद है
जब मैं सुंदरियों से प्रेम किया करता था, सुंदरियां मुझसे प्रेम किया करती थी। आर इन माई मेमोरी, वो समय भी मुझे याद है कि एक समय लोग मेरे चेहरे पर मरते थे, है ना। मैं इतना खूबसूरत हुआ करता था। आई स्पिट इन टू द फेस ऑफ टाइम, लेकिन अभी अभी मैं अपने उस चेहरे को थूकता हूँ, इस चेहरे को थूकता हूँ, क्योंकि समय ने मुझे बदल दिया, ऐसा बदल दिया कि अब मुझ पर कोई ध्यान नहीं देती, मुझे कोई देखता भी नहीं। यानी कि एक उम्र निकल जाने के बाद लड़कियां हो, औरतें हो, कोई बूढ़े व्यक्तित्वों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो राइटर खुद को उसकी तुलना में, जब वो यंग थे, जब वो जवान थे और अपनी जवानी में जो काम किया करते थे, और अब जब बूढ़े हो गए हैं, अकेले हो गए हैं और उनका चेहरा पूरी तरह बदल चुका है, कमज़ोर हो गए हैं, तो उस समय को और अभी के समय को कंपेयर करते हैं और तुलना करते हैं, और उस समय को याद करके वो पीड़ा महसूस करते हैं कि मैं कैसा था और कैसा हो गया। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत लगे या किसी और पोएम का या स्टोरी का आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। मैं आपको वो वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। थैंक यू।